हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो ये अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन की जो श्रृंखला चला रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों के लिए उपयोगी हो रही होगी ये श्रृंखला। जो क्वेश्चन हम इसमें डाल रहे हैं, आप सब उसको मतलब अच्छी तरह से उसको नोट करते होंगे, पढ़ते होंगे, मुझे पूरी विश्वास है। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा भैया? निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से भारत आया? देखिए, उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था। बताइए कौन सी सदी में? 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया? तो आप जानते हैं उज्बेकिस्तान से भारत 11वीं सदी में कौन आया था? अल-बरूनी आया था। कौन आया था? अल-बरूनी। अच्छा, कभी कभी आपसे इब्न बतूता पूछा जाता है, आप सुने होंगे इब्न बतूता करके पूछा जाता है। साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। इसको भी आप याद रखिएगा, इब्न बतूता कहाँ का था? तो साउथ अफ्रीका। ठीक है भैया। अल-बरूनी कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का। कहाँ के हैं अल-बरूनी साहब? आप इसको याद रखिए, अल-बरूनी कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के। कौन सी सदी में आए थे? 11वीं सदी में आए थे। ठीक है ना, इन बातों को भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है आप सभी को पता होगा, बताएं भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भारत को आज़ादी मिली, भारत को क्या मिली? आज़ादी मिली, तो उस समय भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप सभी मुझे बताइए जल्दी से। तो 1885 ईस्वी में आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत बार आप सभी को बताया है। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। याद है ना सबको? चलिए, अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, जब भारत की आज़ाद, देखिए ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय जेबी कृपलानी जी, कौन? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को क्या बनाया गया था? उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष। अगर पूछे सबसे युवा कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। और जेबी कृपलानी जी, आप इसको याद रखिएगा इनको, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जब हम 1927 में देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुए थे, उस समय इनको क्या बनाया था? कांग्रेस का अध्यक्ष। इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी, आप कहेंगे कि 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है भैया, याद रहेगा? बोलिए। और कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा ए ओ ह्यूम साहब। कौन? ए ओ ह्यूम। ये कहते हैं एलन अक्टोबियन ह्यूम। क्या थे ये इसके संस्थापक थे। अगर पूछे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या याद रखना है आपको? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपको याद रखना है। ठीक है भैया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनको आप क्या करना है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबको याद हो गया। अगर पूछे कि भैया इसकी स्थापना कब होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप कहेंगे कि सर इसकी स्थापना 1885 में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में होती है। अगर मैं पूछूं इसके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम है। इनका पूरा नाम है ऑक्टोबियन एलन ऑक्टोबियन ह्यूम, इनका पूरा नाम है। और अगर पूछे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। ठीक है भैया, चलिए। और इसका राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। कौन सा होगा? बी होगा। चलिए आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। कह रहा मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है, या किस राज्य का लोक नृत्य है? आप बताइए मुझे, मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। उड़ीसा, महाराष्ट्र के दो हैं, देख लीजिए, राजस्थान और कर्नाटक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। क्या होगा भैया? उड़ीसा होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, मयूरभंज जो है, ये मयूरभंज जो छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप इसको किसको कहेंगे? कहाँ का है ये? तो ये कहाँ का है भैया? ये है उड़ीसा का है। महाराष्ट्र का मैंने आपको बहुत बार बताया था, लावड़ी आपको याद होगा, तमाशा याद होगा, ऐसे बहुत सारे तमाशा, लावड़ी, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है भैया, चलिए इसको भी आप याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गाता गीत की एक शैली दस्तखिया किस राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़े से आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल को ही मैंने रखा है। जैसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा ऐसे मतलब हटके आ रहा है। जो आप नहीं पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको लेवल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए थोड़े से क्वेश्चन को अच्छे लेवल के रखे गए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको जो क्वेश्चन आता हो ठीक है, जो नहीं आता उसको आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा करें। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। गाता गीत की एक शैली दस्तखिया किस राज्य में प्रचलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। ये है उड़ीसा में। कहाँ प्रचलित है भैया, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए ये एक शैली है, क्या है, एक शैली है, वहाँ की किस राज्य की है, उड़ीसा की एक शैली है। ठीक है, दस्तखिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। बताइए इसका आंसर। भारत की मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी। आप जानते हैं लूनी नदी को भारत की सबसे छोटी नदी भी कहा जाता है, इसे लौड़ी नदी भी कहा जाता है, मरुस्थली नदी तो इसे कहा ही जाता है, बोलो भैया। और एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने जल को क्या करती है, गुजरात के कच्छ के रण में। कहाँ भैया, गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में साहनी दलदल। कौन से दलदल में, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। किस दलदल में, साहनी दलदल में भैया। कौन दलदल में भैया, साहनी दलदल। साहनी दलदल में अपने जल को क्या कर देती है, विलुप्त कर देती है। इसको आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, लूनी को लौड़ी नदी कहते हैं, नमकीनी नदी कहते हैं, मरुस्थली नदी कहते हैं। ठीक है, ये एकमात्र, और ये भारत की सबसे छोटी नदी है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने जल को कच्छ के रण में साहनी दलदल में क्या कर देती है, विलुप्त कर देती है। चलें भैया आगे चलें, अगर समझ में आ रहा हो तो। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नदी, इसको भी आप सभी को याद होगा नर्मदा नदी के बारे में। चलिए आइए देखिए, नर्मदा नदी आप जानते हैं इसे एमपी की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एमपी की जीवन रेखा कहते हैं। इसे एमपी में रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिए। कृष्णा नदी आप जानते हैं, कृष्णा नदी के तल में क्या होती है भैया, इसके भी जो तल है कृष्णा नदी, इसमें भी लोग कहते हैं छोटा, जैसे स्वर्ण रेखा नदी में पाए जाते हैं ना छोटे छोटे सोने के तराटी, वैसे कहते हैं कृष्णा में भी पाए जाते हैं, एस के भी तट में। और ब्यास नदी तो आप जानते होंगे, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा है। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है ना भैया। चलिए ये सहायक नदियाँ, किसकी सहायक नदी है ये, तो सिंधु की सहायक नदी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोंकण, जो कोंकण तट है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। देखिए अगर आपके ऑप्शन में, देखिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भैया, अगर आपके ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि गोवा से दीव है, कोच्चि है, दमन गोवा है, ऐसे करके दिया है, गोवा से मुंबई है, तो आप देखिए इस तरह से। अब देखिए ये है हमारा गुजरात, ठीक है, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, क्या है, गोवा कर्नाटक, और ये है केरल। ठीक है भैया, कह रहा है कि कोंकण वाला कहाँ से कहाँ तक है, तो गोवा आप देख रहे हैं, गोवा से लेके यहाँ जो दीव नहीं है आपका, दीव कौन है, यहाँ मालदीव, आप देखेंगे यहाँ आपका मालदीव होगा, तो जो मालदीव है, मालदीव यहाँ, एक मिनट, ये जो गोवा है आपका, क्या है, गोवा से लेकर दीव तक, दीव मतलब मालदीव तक, ये जो दीव है, दीव, गोवा से लेकर दीव तक के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, ये दमन से गोवा तक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दीव से, इसको काट देते हैं पूरा, फिर से करते हैं। देखिए करा, ये जो तट होता है यहाँ से, आपने अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में दमनदीव, कौन, दमनदीव और दो और केंद्रशासित प्रदेश आपस में मिल गया ना भैया, कौन कौन, एक तो दमनदीव मिल गया, और एक कौन था जो दोनों आपस में मिल गए, दमनदीव हो गया एक,
और आपको यही पता होगा एक और था भैया, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली दोनों आपस में मिल गए और दमन द्वीप हो गई, जिसकी राजधानी क्या हो गई, दमन हो गई। क्या हो गई, दमन। अब देखो ये था मुंबई, ये था महाराष्ट्र, ये था गोवा, ये है कर्नाटक, ये है केरल। तो दमन से लेके गोवा, दमन से लेके कहाँ, गोवा, दमन से लेके गोवा तक का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोंकण तट। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दमन से लेकर गोवा तक। चलिए आगे, बात समझ में आ गई भैया, बोले भैया। अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। कोंकण तट, कौन सा तट, कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो आप जानते हैं जो दमन द्वीप है, कौन है, दमन द्वीप, इसकी राजधानी दमन है, वहाँ से लेके गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है, बोलिए भैया, कोंकण तट कहा जाता है। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। आपको पता होगा हिमालय की जो बाहरी परत है, पहले इसको देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालयन स्वर है, कम हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मतलब ग्रेटर हिमालय है, और शिवालिक हिल्स है। ठीक है भैया, तो आप सबको पता होगा। आइए मैं आप सभी को आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्या होगा आंसर, डी होगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं पर्वतों को, क्या करते हैं, जब हम लोग पर्वतों को यहाँ से डिवाइड करते थे, बनाते थे, तो यहाँ से जब पर्वत होने के बाद क्रम से लास्ट में कौन आता था, शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसलिए शिवालिक इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, शिवालिक। और शिवालिक ऑप्शन में कौन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें भैया, तो डी में है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये देखिए शिवालिक, कौन है, शिवालिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिल्स। कौन हो जाएगा, शिवालिक हिल्स। मीन्स पहाड़ी होता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है वह कौन से पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परावर्तित या प्रत्यावर्तित करती है। अब बताइए वह कौन सी ऐसी विकिरण है, ठीक है भैया, जो वह कौन से पर्यावरण परत है, मतलब जो परतें हैं हमारी, कुल कितनी परत है आपको पता होगा। इस सब अंग्रेजी लिखा, अगर मैं आपको हिंदी में बता दूं तो कुल 5 परतें आप सभी को याद होगा। कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं उसको आप देख लीजिएगा। एक तो है, देखिए पहली है, इसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद बोलो भैया मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद कौन सा भी है, लास्ट में क्या है, बहिमंडल है। कितने मंडल है, बहिमंडल। तो कह रहा है कुल कितने हो गए, 5 मंडल हो गए। कह रहा वह कौन से पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देती है। तो ये कौन सा, स्ट्रोपोस्फियर। क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब क्या होता है, ये लास्ट वाला मतलब जो क्षोभ वाला है। कौन सा है, क्षोभ वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कहाँ है भैया, ये स्ट्रेटोस्फियर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। कौन है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विकिरण होता है ना, विकिरण को क्या कर देता है, वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देता है। ठीक है भैया, चलिए ट्रोपोस्फियर, अच्छा इसका नाम ट्रोपोस्फियर। ठीक है भैया, चलिए स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर। आयनोस्फियर इसको कहते हैं, आयन मंडल को कहते हैं। मेसोस्फियर मध्य को कहते हैं। ठीक है ना भैया, और लास्ट को तो क्या कहते हैं, एक्सोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोस्फियर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए स्ट्रेटो इसको कहते हैं, उसके बाद ट्रोपो इसको कहते हैं, मेसो इसको कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं, इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है भैया, ये सबसे लास्ट वाले को एक्सोस्फीयर कहते हैं, दूसरे वाले को ये कहते हैं। ठीक है भैया, और इसको लास्ट वाले को ये कहते हैं, और इसको वाले ये कहते हैं, और इसका मेसोस्फीयर होता है। क्या होता है, मेसोस्फीयर होता है। इस वाले का क्या होता है, मेसोस्फीयर, मतलब होता है मध्यमंडल। कौन होता है, मेसोस्फीयर होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबका, सबको समझ आ गया पूरा भैया। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे सब पूरा नोट करते जाइएगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। दिसंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था। तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी पता होगा, बहुत बार बताया गया है, बहुत बार एग्ज़ाम में भी आया है, बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है इसको।
बताइए। कह रहा है कि जब दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा आई थी तो निम्नलिखित में से किस गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। आपको पता होगा। ऑप्शन पहला क्या कर रहा है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोक्लोरेट है, मिथाइल फॉस्फेट है और मिथाइल आइसोप्रोपेन है। तो बताइए भैया कौन सा हुआ था। तो आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आप जानते हैं जब ये मिथाइल आइसोसाइनेट जब कभी वायु से क्या ऑक्सीजन से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो एक सबसे जहरीली गैस बनाती है, इसका नाम है फास्जीन। क्या गैस, कौन सी गैस बनाती है, फास्जीन बनाती है। कौन बनाती है, फास्जीन बनाती है, जो कि सबसे खतरनाक गैस होती है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट से कोई मरता नहीं, जो मरते हैं वो किससे मरते हैं, फास्जीन। तो इसने क्या बना दिया, फास्जीन गैस बना दिया। ठीक है भैया। चलिए ये कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में हुई थी। कौन सी गैस से बनी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर देती है, फास्जीन गैस बना देती है। ठीक है भैया, जिससे शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है और आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि डोंगरी भाषा, कौन सी भाषा, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है भैया। चलिए तो इसका तो आप सभी को पता होगा, बहुत बार बताया गया है। ये डोंगरी भाषा जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है भैया। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर बोली जाती है। तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन और ये बताया भी गया है आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, देखते हैं 11 क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। आप बताइए। ये क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन है, बताइए कितनी बार बताया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया। कहाँ पढ़ाया गया भैया, ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। बता दीजिए तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, या फिर नीति आयोग बनाता है, या भारतीय वित्तीय आयोग बनाता है, या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाता है। बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, जिसे आप क्या कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। तो इसको कौन बनाता है मौद्रिक नीति, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब होती है, अधिनियम कौन आया, 1934 था। स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। इन सब बातों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भैया। चलिए ये अधिनियम था, ये क्या था, अधिनियम था, और ये स्थापना है उसका, क्या है, स्थापना 1935 में। 1949 में इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कैथोड किरणें किसकी पुंज होती हैं। पुंज मतलब जैसे समूह में होती हैं। तो बता दीजिए कैथोड किरणें किसकी पुंज में होती है भैया। कैथोड किरणें किसके पुंज में होती हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके पुंज में होती है कैथोड किरणें। तो आप सभी को पता होगा ये, अच्छा पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें किसकी पुंज में होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पुंज में होती है। किसकी पुंज में होती है, इलेक्ट्रॉन की पुंज में होती है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देखिए। मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठा होने के कारण, बताइए कितनी बार बताया गया आपको, कितनी बार बताया गया, बताइए। बहुत बार बताया गया है। मैं तो ऐसे लगभग ऑफलाइन क्लास में ऐसे बीच बीच में बोलता रहता हूँ, वहीं में बहुत बार बता दिया हूँ भैया कि जब कभी हम कोई बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारे जहाँ जहाँ जोड़े हैं वहाँ पाया जाता है एक अम्ल जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल, और उसके जमाव के कारण हमको क्या लग जाती है, थकाई लग जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा, ई। एटीपी आप सभी जानते होंगे, एटीपी। इसको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दूँ, एटीपी। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आ जाता है पेपर में, हिंदी में लिखा रहता है, आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। तो आप उसको, अगर दिक्कत हो आपको, तो आप उसको क्या लिख दिया करिए, कहाँ लिख दिया करिए, इंग्लिश में लिख देखिए। एटीपी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है। इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, बताइए भैया। इसे करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है भैया, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है भैया, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। बताइए कितनी बार बताएं, लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लीजिएगा, डी ब्रॉगजी। डी ब्रॉगजी साहब को तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया। आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भैया, बताइए। ये सब क्वेश्चन मैंने कुछ आपके लिए बहुत हल्के की क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए रखा गया है ताकि आप
जो पढ़े हैं वो आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना भैया। आनुवंशिक, जो आनुवंशिकी है उसके जनक किसे कहा जाता है, बहुत बार बताया गया है, कौन है, मेंडल साहब। आप जानते हैं इनको, किसको, मेंडल साहब को जानते हैं, चर्च के क्या थे, पादरी थे, ठीक है ना भैया, चर्च के क्या है, पादरी हैं। उन्होंने क्या किया था, पहली बार मटर के पौधों पर अपना परीक्षण किया, मटर उद्यान पे, और आनुवंशिकी के बारे में हमें आपको बताया, ठीक है भैया। और डार्विनवाद आप जानते हैं, रैमार साहब को भी जानते हैं, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ये सब इन्होंने बताया। और यूगो डी ब्राजी साउथ परिवर्तन का सिद्धांत दिया, ठीक है ना भैया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है, किस फिल्म में सबसे अधिक, अच्छा किस फिल्म में सबसे अधिक ऑस्कर, अच्छा ये इसका जो होना चाहिए तो राइट ये होना चाहिए, किस फिल्म ने, क्या होना चाहिए भैया, किस फिल्म ने, किस फिल्म ने, ठीक है। चलिए किस फिल्म ने सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, तो आप बताइए मुझे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। किसने जीते हैं भैया, कह रहा है टाइटैनिक ने जीते हैं, केवरे ने जीते हैं, जंगल बुक ने जीता, अवतार ने जीता है। आप जानते हैं ये सब जो है हॉलीवुड मूवियाँ हैं। आप बताइए इसमें सब ज़्यादा किसने जीता है ऑस्कर, तो आप जानते हैं इसको नंबर ए, इसका जो राइट आंसर होगा टाइटैनिक। क्या होगा, टाइटैनिक। टाइटैनिक आप जानते हो जो मूवी बनी है, जो टाइटैनिक जहाज़ थी जो समुद्र में ग्लेशियर के टकराने से डूब जाती है, ठीक है ना भैया, वही टाइटैनिक। इसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप सभी के लिए है। अक्सर जो बीएड टीचर की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो पर्यावरण आता है, आप सभी का जो एनवायरनमेंट का है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% ये फिक्स ही होता है क्वेश्चन आएगा, भले ही सरल लेकिन आता है। तो जो लोग कन्फ्यूज हों, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दे दिए, जैसे अब कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, उसमें आप 5 अप्रैल, 5 जून, 5 मई, 5 मार्च आगे, तब आप क्या करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया से, मतलब उसको लिख लीजिएगा, नोट करिए, 2-3 बार इसको लिख लीजिएगा। अगर ऐसे भी आ जाए तो आपको गड़बड़ नहीं होना। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में एक ही 5 देता है, बाकी अन्य दे देते हैं, तो आप लोग इसको आसानी से क्या कर लेते हैं। अगर ऐसा हो तो हम 5 हर ऑप्शन में दे देते, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना है 5 जून। कब भैया, 5 जून, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, जो दिन होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, दिन बड़ा होता है, इसलिए क्या मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है। ऐसा कुछ धर्म के बारे में लोग कहते हैं कि इस दिन सूर्य जो है सीधा जो है पड़ता है, मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि धार्मिक लोग क्या क्या कहते हैं, मतलब वहाँ पड़ता है, फिर उसके बाद सीधा इस दिन अगर योगा करने से तो मतलब सूर्य देवता का ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की चीज़ होती है, आप जानते हैं वो सब धर्म वाले जुड़े हैं। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट भाई लोग हैं उनका ये कहना है, वैज्ञानिकों का, कि इस दिन क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इस दिन हम लोग क्या करते हैं, क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक कमानी के लेखक कौन है, आइए देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कमानी के लेखक कौन है, आप जानते हैं, सब सिंपल क्वेश्चन है। एक कमानी के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे भैया, जो कमानी है, कमानी के लेखक कौन है, कमानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप सभी को बताया गया। सुमित्रानंद पंत जी आप जानते हैं, इन्हें सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है भैया। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है भैया, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आप बता दीजिएगा मुझे, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, कौन सा भैया, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है और आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द थ्योरी ऑफ वेजेज पुस्तक किसने लिखी है, तो डेविड ह्यूम साहब, पहला, दूसरा है थॉमस रॉबर्ट्स मार्थस, नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन है इरविंग फिशर, और चौथा है J.R. हिक्स। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ वेजेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा,
इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी। कौन हो इसका राइट आंसर भैया? ऑप्शन नंबर डी है। द थ्योरी ऑफ वेजेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको किसने लिखा है? जे.आर. हिक्स साहब ने लिखा। किसने लिखा है? जे.आर. हिक्स ने लिखा है। बताएं भैया, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इसको शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके, इसको दूर दूर तक आप इसको क्या करिए, शेयर करिए। अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में हम लोग मतलब थोड़े क्वेश्चन में कमी है, थोड़ा कम क्वेश्चन को डाला जा रहा है। धीरे धीरे भी इसमें क्वेश्चन में वृद्धि की जाएगी। क्वेश्चन को थोड़ा और तरह से मतलब इसको डिराइव किया जाएगा। अभी भैया थोड़ा सा कुछ समस्याएं चल रही, थोड़ी तबीयत इसमें गड़बड़ चल रही है, इसलिए थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे पूरा विधिवत तरह से। लेकिन कुछ ही दिन बाद थोड़ा सा फ्री हो जाने के बाद मैं क्वेश्चन को चारों की चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए बढ़िया से एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन बहुत जल्द ही 2-4-5 दिन में बढ़िया मतलब आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन और अच्छे लेवल, मतलब ये तो अच्छा ही लेवल है लेकिन इससे भी अच्छे लेवल और बढ़िया से चारों के चारों अच्छे ऑप्शन, चारों का पोस्टमार्टम करते हुए हम क्या करेंगे, पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने के कारण हम आपको पूरा विधिवत जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से पूरा पोस्टमार्टम करते हुए, जैसे मैं ऑफलाइन में पोस्टमार्टम करता हूँ वैसे मैं यहाँ भी पूरे विधिवत तरह से आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग, आज शायद इतने ही क्वेश्चन हैं, कितने, अच्छा आज 18 क्वेश्चन ही थे, तो इसलिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ही भेजें और सबके जो आपके मित्र हों, जो पढ़ने वाले भाई बहन हों, उन सभी के पास चैनल को भेजें, मतलब वीडियो को भेजें ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके। और आप सभी, मुझे पूर्ण विश्वास है, स्वस्थ मस्त होंगे और इसी तरह आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।